गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी के इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन एवं स्वास्थ्य। पिछले वीडियोस में हमने बात की कि जनन और स्वास्थ्य क्या होता है, हमारे देश में उसकी क्या स्थिति है और जनन के कंट्रोल यानी बर्थ कंट्रोल या जिसे हम कंट्रासेप्शन भी कहते हैं, गर्भ निरोधन भी कहते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे टेम्परेरी मेथड्स यानी कि अस्थायी विधियों को बताया था कि किस किस तरीके से जो हस्बैंड वाइफ हैं वो अस्थायी विधियों को अपनाकर कंट्रासेप्शन को अपना सकते हैं यानी गर्भ निरोधन कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे परमानेंट मेथड्स की या फिर सर्जिकल मेथड्स की, जिसके द्वारा कोई भी दंपति जो संतान नहीं चाहते हैं वो परमानेंटली अपनी फर्टिलिटी को समाप्त कर सकते हैं और ये सबसे ज्यादा प्रभावी मेथड होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुष नसबंदी यानी कि वैसेक्टोमी और महिला नसबंदी यानी कि ट्यूबेक्टोमी की। तो दोनों को शुरू करने से पहले यहां पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोट्स लिख रखे हैं वैसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी के। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे वैसेक्टोमी का और उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि वैसेक्टोमी क्या है और आगे वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी की। तो चलिए मेरे साथ में आप भी एक डायग्राम बनाइए। फ्रेंड्स, तो डायग्राम हमारा रेडी है और अब हम समझते हैं कि क्या होता है ये वैसेक्टोमी। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी हस्बैंड वाइफ हैं जो 2 बच्चे पैदा कर चुके हैं और अब वो आगे संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में वो एक परमानेंट ऑपरेशन करा के हमेशा के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बर्थ कंट्रोल को अपना सकते हैं। उनको आगे फ्यूचर में कभी भी संतान नहीं होगी इस ऑपरेशन के बाद। तो वैसेक्टोमी एक ऐसा ऑपरेशन है जो मेल्स में होता है, बहुत ही एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी तरह की। तो किस तरीके से इसको किया जाता है, यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया है मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। ये डायग्राम है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र का। मैंने पहले के वीडियोस में अपने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है और अगर आपने उसे नहीं समझा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र को जरूर से एक बार देख लें ताकि सारा बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। फिर भी मैं एक बार नाम बताने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहले यहां पर 1 पेयर होते हैं टेस्टिस और ये जो टेस्टिस होते हैं इन्हीं के अंदर स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस के ऊपर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, जहां पर स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं मैच्योर होने के बाद में। और एपिडिडाइमिस से ये जो आप ट्यूब्स देख रहे हैं इन ट्यूब्स को हम कहते हैं वॉस डिफरेंस। ये 2 वॉस डिफरेंस होती हैं, दोनों टेस्टिस से निकलकर हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं और यही स्पर्म को लेकर जाती हैं। ये दोनों वॉस डिफरेंस जाती हैं आगे सेमिनल वेसिकल में। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेमिनल वेसिकल है और सेमिनल वेसिकल के अंदर जाकर स्पर्म को स्टोर करती हैं। वहीं पर सीमेन बनता है यानी वीर्य बनता है और यहां से यानी कि ये जो यूरेथ्रा है इसके द्वारा ये सीमेन बाहर आता है। पीछे आपको यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय दिखाया गया है, जहां से यूरिन भी इसी रास्ते से बाहर आएगी यानी यूरेथ्रा से बाहर आएगी और जो सीमेन है यानी पुरुष का वीर्य है वो भी बाहर आएगा जिसमें कि स्पर्म होंगे। अब ये जनरल सा स्ट्रक्चर मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये कुछ खास ऑर्गन्स हैं। अब यहां होता क्या है कि मेल के इस ऑपरेशन में जिसे हम लोग वैसेक्टोमी कह रहे हैं जो कि स्पेशली मेल में हो रहा है, उसमें हम वॉस डिफरेंस को कट कर देते हैं क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म यहां पर बन रहे हैं और ये स्पर्म यहां से बॉडी के अंदर जाएंगे और सीमेन के साथ बॉडी के बाहर निकलेंगे। तो जब सीमेन बाहर आए, पुरुष का वीर्य जब बाहर आए तो उसमें स्पर्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर वॉस डिफरेंस को कट कर दिया है। तो दोनों तरफ की वॉस डिफरेंस को एक एक कट लगा के इस ऑपरेशन में उनको मोड़कर आपने देखा इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया और यहां पर इसे बांध दिया गया यानी कि टांके लगा दिए गए। इसके बाद अब क्या होगा कि स्पर्म बनेंगे और बनने के बाद यहां तक जाएंगे लेकिन वो आगे पास नहीं होंगे। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं क्योंकि उसमें स्पर्म ही नहीं होंगे। लेकिन नॉर्मली जो मेल होगा उसकी बॉडी में यहां से ये जो वॉस डिफरेंस आप देख पा रहे हैं इनसे सीमेन बाहर निकलता रहेगा और जो सीमेन बाहर निकलेगा उस सीमेन से फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्म नहीं है। स्पर्म के जाने का रास्ता हमने यहां पर रोक दिया। तो इस ऑपरेशन को हमने कह दिया वैसेक्टोमी। तो वॉस डिफरेंस कट एंड टाइड, वॉस डिफरेंस को हमने दोनों तरफ से कट कर दिया और टाइड यानी कि बांध दिया जिससे कि स्पर्म जो होंगे वो सीमेन में नहीं पहुंच पाएंगे और जब ये यूरिन से बाहर यूरेथ्रा से बाहर आएगा
तो उसमें स्पर्म नहीं होंगे। ये तो मैंने जनरली आपको टॉपिक को डायग्राम में समझा दिया। अब अगर नोट्स आपको बनाने हैं तो नोट्स में क्या आप लिख सकते हैं एग्जाम में, जो कि यहां पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, तो कैसे समझना है इसको आइए देखते हैं। यहां पर मैंने बताया आपको परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, यानी कि गर्भ निरोधन के स्थायी उपाय। इन्हें आप सर्जिकल मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें सर्जरी की जा रही है। तो सबसे पहले क्या होगा कि सर्जिकल कंट्रासेप्शन, इसे हम क्या कह रहे हैं, सर्जिकल कंट्रासेप्शन, और एक और वर्ड यूज कर रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब भी यहां पर यही है। नॉर्मली हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन को कि कहीं पर बैक्टीरिया वगैरह हैं तो हमने उस जगह को साफ कर दिया किसी केमिकल से, तो हमने कहा कि हमने इसको स्टेरिलाइज कर दिया है, ठीक है, निर्जलीकरण आप हिंदी में बोलते हैं इसको। लेकिन यहां पर स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा मेल जिसकी बॉडी के अंदर फर्टिलिटी समाप्त हो चुकी है, जनन क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो सर्जिकल कंट्रासेप्शन कहें या फिर सर्जिकल बर्थ कंट्रोल कहें, एक ही बात है। तो सर्जिकल कंट्रासेप्शन और स्टेरिलाइजेशन इज एन ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन है छोटा सा that makes a person infertile, जो क्या करता है, किसी व्यक्ति को इनफर्टाइल कर देता है। इनफर्टाइल का मतलब जनन क्षमता का समाप्त हो जाना। This surgery can be carried out on men, जैसे हम वैसेक्टोमी कह रहे हैं, मतलब ये सर्जरी अगर हम लोग मेल में करते हैं, पुरुष में करते हैं, तो आप इसे कहते हैं वैसेक्टोमी। एंड वुमेन, और अगर हम फीमेल में कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। तो पहले हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, यहां पर हम पहले वैसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी की बात करेंगे। तो वैसेक्टोमी क्या है बच्चों? इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें सर्जरी की जाती है, छोटी सी माइनर सी सर्जरी होती है फॉर मेल्स, और ये पुरुषों के लिए होती है स्पेशली, इन विच, जिसमें द वॉज डिफरेंस ऑफ मेल आर कट एंड टाइड और सील्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, मेल की दोनों वॉज डिफरेंस को कट कर देते हैं ऑपरेशन के दौरान, और उन्हें कट करके टाइट यानी बांध देते हैं या सील कर देते हैं किसी तरह से। और टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है? मूत्र मार्ग। आपको पता है कि यहां से यूरिन आएगी, मूत्र आएगा, ये हमारे यूरिनरी ब्लडर यानी मूत्राशय है, जहां से यूरिन बाहर आएगी और यूरिन इस रास्ते से आएगी, और इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। तो जब यूरेथ्रा से हमारा ये सीमेन, केवल सीमेन आ रहा है, सीमेन यहां पर बन रहा है, वीर्य यहां बन रहा है, और वो सारा जब यूरेथ्रा में आएगा तो उसमें स्पर्म नहीं होंगे। तो यहां पर आपसे कहा गया कि एज टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू द यूरेथ्रा, जिससे स्पर्म यूरेथ्रा में नहीं जाएंगे, मूत्र मार्ग में नहीं जाएंगे, एंड देयरबाय प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फीमेल, जिससे क्या होगा कि जब फीमेल की बॉडी में सीमेन जाएगा उसमें स्पर्म तो होंगे नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, निषेचन भी नहीं होगा, यानी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। ओके, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में जब पहुंचाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स या लैंगिक संपर्क, या सामान्य भाषा में बोले तो संभोग करना। तो संभोग के समय जब मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में नहीं पहुंचा पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके सीमेन में केवल और केवल लिक्विड है, वहां पर कोई भी स्पर्म नहीं होंगे, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये था एक प्रोसीजर जिसको मैंने आपको बताया, एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिखने के लिए कि वैसेक्टोमी क्या होता है। अब यहां पर इसके बाद मैंने कुछ पोस्ट ऑपरेटिव केयर बताई हुई हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मतलब है ऑपरेशन के बाद होने वाली सावधानियां या केयर या देखभाल। तो जिन लोगों ने भी ऑपरेशन कराया है उनको ये क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, डॉक्टर्स क्या क्या एडवाइस देते हैं, यहां पर मैंने कुछ मेंशन किए हैं यहां पर। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑपरेशन डॉक्टर कभी भी ऐसे लोगों को सजेस्ट नहीं करते हैं जिनके कोई एक बच्चा ही हो। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एक संतान पैदा करने के बाद ही सोचते हैं कि वो ये ऑपरेशन करा लें, तो उसमें क्या होता है कि इन फ्यूचर कभी अगर वो दोबारा संतान चाहते हैं या दूसरे बच्चे की प्लानिंग करते हैं तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया रिवर्सिबल नहीं है, इसे दोबारा से सही नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में जनरली मेल अवॉइड करते हैं यहां पर वैसेक्टोमी ऑपरेशन कराने के लिए। लगभग 10 to 15% ही रेशियो है मेल्स का, और लगभग फीमेल्स को 85 to 90% ही ट्यूबेक्टोमी कराई जाती है। तो इंडिया में इसका परसेंटेज काफी कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अपने माइंड में बहुत सारे मिथ हैं कि हो सकता है कि वैसेक्टोमी कराने के बाद उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी जनन क्षमता कुछ कम हो जाएगी। ऐसे भ्रम हमारे इंडिया में मेल्स के अंदर हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल सा ऑपरेशन है, इससे किसी भी मेल की बॉडी पर कोई भी असर नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, बाकी उसकी जनन क्षमता में, उसकी सेक्सुअल कैपेसिटी में कोई भी कमी नहीं आती है। तो अब डॉक्टर्स क्या क्या सजेस्ट करते हैं वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। सबसे पहली है अवॉइड साइकिलिंग और लिफ्टिंग हैवी वेट्स फॉर एटलीस्ट 15 डेज।
ऑपरेशन होने के बाद में लगभग 15 से 20 दिन तक साइकिलिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो थोड़ी सी ज्यादा हैवी है वो नहीं करनी है, और कोई भी हैवी वेट नहीं उठाना है, क्योंकि बॉडी पर वेट पड़ेगा। अभी अभी सर्जरी हुई है तो इससे दिक्कत हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है उस पार्ट में, तो हैवी वेट नहीं उठाना है। यूज कॉन्ट्रासेप्टिव अंटिल एस्पर्मिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये पहले आप यहां पर देखें एस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब है ऐसी बॉडी जिसमें स्पर्म बनना बंद हो चुके हैं या स्पर्म निकलना बंद हो चुके हैं, आप ऐसे समझ लीजिएगा। होता क्या है कि ऑपरेशन तो हो गया, यहां से तो स्पर्म अब नए वाले आगे नहीं जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि मेल की बॉडी के अंदर बहुत दिनों तक जो स्पर्म यहां पर होते हैं वो स्टोर रहते हैं, क्योंकि यहां से तो स्पर्म नए नहीं जाएंगे, लेकिन सेमिनल वेसिकल में या कहीं पर रास्ते में स्पर्म कई दिनों तक स्टोर रह सकते हैं। तो ऐसा भी चांस है कि किसी व्यक्ति ने सोचा कि हमने तो ऑपरेशन करा लिया है, अब हम कॉपुलेशन कर सकते हैं, इजिली संतान उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम कितने दिनों तक, यहां पर लिखा हुआ है 30 इजैकुलेशंस, लगभग मान के चलिए 2 से 3 महीने तक ये नहीं कहा जा सकता कि संतान उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे रास्ते में कहीं पर भी स्पर्म हो सकते हैं और वो जाके फर्टिलाइजेशन कर देंगे। तो मेक श्योर कि ऑपरेशन के बाद 30 बार तक इजैकुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि मेल ने कम से कम अगर 30 बार तक सेक्स किया है, कॉपुलेशन किया है, इजैकुलेशन का मतलब होता है वीर्य का बाहर निकलना, टू डिस्चार्ज द सीमेन। तो सीमेन जब बाहर आएगा उसे हम इजैकुलेशन कहेंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि 30 इजैकुलेशंस तक मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर आ सकते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करना है कि जब तक ऐसा ना हो, 2-3 महीने तक आप ये बिल्कुल ना माने कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उस टाइम तक आपको क्या करना है, कंट्रासेप्टिव यूज करने हैं, मतलब गर्भ निरोधन उपाय। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कॉन्डोम का प्रयोग करना या महिलाओं के द्वारा गोलियां लेना, तो इस तरह का कोई भी तरीका अपना सकते हैं हस्बैंड वाइफ, जब तक वो श्योर ना हो जाए कि हाँ लंबा समय गुजर चुका है ऑपरेशन कराए हुए और कंडीशन कौन सी आ चुकी है, एस्पर्मिया, यानी अब स्पर्म नहीं बन रहे हैं। तो मेक श्योर जब एस्पर्मिया की कंडीशन आ जाए तब तक उन्हें क्या करना है, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस इस्तेमाल करनी है जिससे संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो यूज कंट्रासेप्टिव, ऐसे गर्भ निरोधन इस्तेमाल करने हैं कब तक, अंटिल एस्पर्मिया, जब तक एस्पर्मिया की कंडीशन ना आ जाए, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, पूरी तरीके से एस्पर्मिया ना हो जाए, स्पर्म बनना बंद ना हो जाए, मतलब बाहर आना बंद ना हो जाए, क्योंकि स्पर्म तो बनेंगे ही, वो डिस्ट्रॉय होते रहेंगे क्योंकि वो इससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे। और इसके लिए एक रेशियो बताया गया है डॉक्टर्स के द्वारा, क्या है वो, 30 इजैकुलेशन, लगभग 30 बार। अगला पॉइंट है अवॉइड एनी सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर अ वीक। अब ऑपरेशन के तुरंत बाद किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी तरह से कॉपुलेशन या सेक्स नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी आपको कट लगा हुआ है, सर्जरी हुई है, भले ही माइनर सी है, लेकिन बॉडी को 1 हफ्ते तक कम से कम रेस्ट देना है और कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्टिंग में नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ अप्लाई आइस पैक टू स्क्रोटम फॉर द फर्स्ट 2 डेज। अब ये क्या चीज है, देखिए स्टूडेंट, आपको बता दूं कि जो ये टेस्टिस हमारे होते हैं बॉडी के बाहर, ये दीज आर 2 टेस्टिस, ये 2 टेस्टिस हैं। अब ये जिस थैली के अंदर रहते हैं, इस थैली को हम लोग बच्चों कहते हैं टेस्टिस सैक, इसी का दूसरा नाम होता है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम या टेस्टिस सैक जो होते हैं उनमें कई बार स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना है कि ऑपरेशन के 2 दिन बाद तक आइस पैक से सिकाई करनी है। मतलब बर्फ की सिकाई करने से क्या होगा कि स्वेलिंग वगैरह या पेन वगैरह की समस्या नहीं आएगी। तो स्क्रोटम को यानी कि टेस्टिस सैक जो बाहर से स्किन है वहां पर आइस पैक से सिकाई करनी है। तो अप्लाई आइस पैक टू द स्क्रोटम फॉर फर्स्ट 2 डेज, शुरुआत के 2 दिनों में, ताकि किसी भी तरह की समस्या नहीं आए। तो ये सारी बातें थी स्टूडेंट्स वैसेक्टोमी के बारे में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ट्यूबेक्टोमी के बारे में, यानी कि महिला नसबंदी के बारे में। तो ट्यूबेक्टोमी को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम बनाते हैं एक डायग्राम। आप लोग मेरे साथ में एक डायग्राम बनाइए यहां पर ट्यूबेक्टोमी का, और उसके बाद हम समझते हैं ट्यूबेक्टोमी को। तो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा डायग्राम ट्यूबेक्टोमी का। तो चलिए समझते हैं ट्यूबेक्टोमी को कि ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। तो ट्यूबेक्टोमी को जानने से पहले मैंने ये जो डायग्राम बनाया है मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा के जनन तंत्र का। मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है जिसमें मैंने डिटेल में इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका भी, और आप इसे देख लीजिएगा। तो जब आप ये समझ चुके होंगे कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं, यूट्रस क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स क्या है, तो ये प्रोसीजर समझना आपके लिए थोड़ा ज्यादा इजी होगा। तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लें।
तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम को। तो डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फीमेल में सेंटर में ये होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो इट इज द यूट्रस, और यूट्रस के दीवारें काफी मोटी होती हैं, आप देख पा रहे हैं। यूट्रस के दोनों किनारों से एक एक ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन में हम फैलोपियन ट्यूब्स को ही कट करते हैं। अब क्यों कट करते हैं, इसका क्या लॉजिक है? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर यूट्रस के किनारे दोनों तरफ पाई जा रही है ओवरीज यानी कि अंडाशय। मनुष्य में वन पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जिनके अंदर ये आप देख पा रहे हैं एग या फिर ओवम का निर्माण होता है। तो आप इसे एग कहिए या ओवम कहिए। अब ये जो ओवम होता है ये यहां से निकलकर रिलीज होकर कहां आता है? फैलोपियन ट्यूब्स में। अब फैलोपियन ट्यूब्स में जब ये ओवम आ जाता है तो ओवम यहां पर आ गया। अब यहां से मेल के स्पर्म अंदर एंटर करते हैं और इस तरीके से जाकर फीमेल के ओवम से मिलकर फर्टिलाइजेशन को पूरा कर देते हैं। लेकिन अब हमें तो ऐसा नहीं होने देना है। हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है, फर्टिलाइजेशन को रोकना है। तो क्या करना है कि फैलोपियन ट्यूब्स को दोनों तरफ से, दो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, दो ही ओवरीज हैं, तो यहां से कट लगाना है, एक इधर और एक इधर। उसके बाद उसको अंदर फोल्ड करके काटने के बाद में उसे यहां से टाँके से बंद कर देना है, बांध देना है, टाइट कर देना है ताकि कंप्लीटली ये ब्लॉक हो जाए, सील हो जाए। और जब कभी भी यहां से स्पर्म जाकर यहां तक पहुंचे तो इसके आगे स्पर्म ना बढ़ पाए, यानी स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन आपस में नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। यह ऑपरेशन फीमेल्स में होता है, इसलिए इसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूब जो वर्ड लिया गया है वो फैलोपियन ट्यूब के लिए यूज किया गया क्योंकि इसमें हम ट्यूब्स को कट कर रहे हैं, इसलिए ट्यूबेक्टोमी। और वहां पर मेल में हमने देखा था वॉस डिफरेंस को कट कर रहे थे, इसलिए वैसेक्टोमी उसका नाम रखा गया था। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में है, इसे हम लोग हिंदी में महिला नसबंदी भी कहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों तरफ जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं यानी फैलोपियन ट्यूब्स कट एंड टाइड, उनको काटकर बांध देते हैं। सिंपली ये ऑपरेशन कहलाता है फीमेल का ट्यूबेक्टोमी। ओके, तो अभी इसके बारे में मैंने जनरलाइज आपको सारी बातें बता दी। अब यहां पर क्या लिखा है मैंने, आइए इसको भी देख लेते हैं, ये नोट्स के काम आएगा आपके। तो ट्यूबेक्टोमी इज अ परमानेंट मेथड, ये एक परमानेंट मेथड होता है जैसा कि मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं, ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन का मतलब गर्भ निरोधन, यानी गर्भ निरोधन बच्चे को रोकने का एक परमानेंट स्थायी इलाज है ये। इन फीमेल्स, महिलाओं में होता है, इन विच द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल कट एंड टाइड और ब्लॉक्स, जिसमें हम फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स को क्या करते हैं? कट पहले काटते हैं, टाइड देन बांधते हैं और कंप्लीटली उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, बंद हो जाती हैं वो। thus preventing the uterus from meeting the egg or ovum released by the ovary and sperm। तो इससे होगा क्या कि ओवरी ने जो ओवम रिलीज करके पहुंचाया है फैलोपियन ट्यूब में, जो यूट्रस से स्पर्म यहां जाएंगे उनकी मीटिंग आपस में नहीं हो पाएगी, यानी स्पर्म और ओवम आपस में नहीं मिलेंगे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये था हमारा ऑपरेशन जिसे हमने कहा ट्यूबेक्टोमी, हिंदी में आप इसे महिला नसबंदी कहते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यही प्रेफर की जाती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेल्स में जो वैसेक्टोमी है वो 10 to 15% रेशियो ही है हमारे भारत में, और जबकि फीमेल्स में सबसे ज्यादा रेशियो है 85 to 90% फीमेल्स ये ऑपरेशन कराती हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स, यानी क्या क्या एडवाइस होती हैं डॉक्टर के द्वारा आपके लिए एक इस ऑपरेशन के बाद में। तो फीमेल्स अगर ये ऑपरेशन करा रही हैं तो उनके लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी ऑपरेशन के बाद होने वाली केयर क्या है, ये यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है इंटेंस एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड फॉर अ वीक। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं जो बेली पर प्रेशर डाल रही है, पेट पर प्रेशर डाल रही है, तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज आपको एक सप्ताह तक नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि जहां पर कट लगा है, आपको पता है कि ऑपरेशन कट लगा के ही किया जाएगा, हालांकि कट बहुत बड़ा नहीं होता है, तो कट लगा के ऑपरेशन किया गया है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर किसी भी तरह का खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसी एक्सरसाइज कोई भी नहीं करनी है जो आपके पेट से संबंधित हो, तो उसको एक हफ्ते तक कम से कम अवॉइड करें ताकि जो कट है वो कंप्लीटली सूख जाए, टांके वगैरह अच्छी तरीके से, तो कोई दिक्कत ना आए किसी तरह की। अवॉइड एनी सेक्सुअल एक्टिविटी एटलीस्ट फॉर अ वीक, ये सजेशन मेल को भी दिया गया था कि अभी अभी सर्जरी हुई है तो अभी अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं करना है कम से कम एक सप्ताह तक। प्रॉपर रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, अब कुछ दिनों तक रेस्ट करना है क्योंकि बॉडी पर कट लगा है, तो ऑब्वियसली जब तक ठीक नहीं होता है तब तक रेस्ट करना चाहिए। एंड द लास्ट, मेक श्योर टू सी द डॉक्टर इफ यू एक्सपीरियंस हाई फीवर, ब्लीडिंग फ्रॉम द कट एक्सेट्रा। अगर आपको कोई समस्या आती है किसी तरह की, लाइक अगर हाई फीवर आ जाता है,
कई बार क्या होता है कि जहां पर कट लगाया गया था, जहां पर सर्जरी की गई थी, वहां से ब्लीडिंग आने लगती है, टांके ठीक से नहीं हो पाते हैं, तो कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसा कोई केस है या कोई अदर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, उन्हें दिखाएं कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो प्रॉब्लम आगे जाकर बड़ी ना हो जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये सारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर हैं जो किसी भी पर्सन को आफ्टर ट्यूबेक्टोमी करनी चाहिए। तो ये था हमारा ट्यूबेक्टोमी का टॉपिक। इस लेक्चर में हमने वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी इन दोनों मेथड्स को पढ़ा। ये दोनों मेथड हमारे परमानेंट मेथड थे कंट्रासेप्शन के। उम्मीद कर रहा हूं कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अभी इस चैप्टर के और भी लेक्चर्स हैं जिन्हें मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, इस टॉपिक को लेकर कोई सवाल है, जो बात मेरी समझ में आपको ना आई हो, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। यहां पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।